नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। हालांकि कल ईरान इजराइल का युद्ध शांत हो गया, रह रहकर मिसाइलें दागी जा रही हैं, परंतु उसके बावजूद भी ट्रंप साहब के कहने पर ये सीज़फायर हो गया, अंततः हो गया। तो इसके पीछे की कहानी है क्या? दरअसल देखने वाली बात ये होगी। तो उसी के डिटेल जो है, उसी का ब्यौरा हम आपको देना चाहते हैं। अब उसमें क्यों तैयार हो गया, कैसे तैयार हो गया, किसने तैयार किया, ये पर्दे के पीछे की कहानी है। अब इस कहानी को हम खोलें उससे पहले आपसे एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। हम गोदी मीडिया नहीं है कि आपको जो सेंसिटिव खबरें वो ना बताएं, या हम आपको असलियत ना बताएं। तो हम आपको वो खबरें देते हैं जो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। तो हमारी लिहाजा प्रार्थना है, आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। अब इस 12 दिन की जंग ख़त्म कैसे हुई, आगे क्या होगा, चुप रहेंगे, लड़ेंगे, क्या करेंगे, मीटिंग होगी, क्या बातचीत होगी, अब इनको देखना है। अब 12 दिन तक मिसाइलों की बौछार और बम धमाकों के बाद आखिरकार ईरान और इजराइल मान ही गए, अब नहीं लड़ेंगे। हालांकि तौबा नहीं की उन्होंने। 24 जून की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही देर बाद इजराइल ने दावा किया कि उस पर ईरान ने हमला किया, जबकि ईरान ने इसे साफ इनकार कर दिया। हालांकि दोपहर तक दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए, तो इसके लिए उनको बधाई देना चाहिए। आखिर इजराइल और ईरान सीज फायर के लिए हुए तैयार कैसे, ये भी पता करना चाहिए। खुमैनी अब सुरक्षित हैं, नेतन्याहू पर क्या असर पड़ेगा, ये जो सारी बातें हैं, इसको जानना मेरे दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं उनको ये जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। 24 जून को ट्रंप ने ये सीज फायर का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया ट्वीट पर लिखा, सभी को बधाई, ईरान और इजराइल के बीच पूरे आखिरी सीज फायर पर सहमति बन गई है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा, ईरान को पहले मानना होगा। 12 घंटे के बाद इजराइल भी सीज फायर करेगा। 24 घंटे बाद युद्ध को औपचारिक रूप पर समाप्त माना जाएगा। अब ये एक उन्होंने ट्वीट किया था, इसका हमने पहले भी आपको पढ़कर सुनाया था। ये तो उन्होंने कहना है कि मेरे दोनों देशों के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये जंग कई साल तक चलती जो मौतें और तबाही ला सकती थी। तो बात तो उन्होंने सही कही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं खुश हूँ, यह काम हो गया, बहुत सारे लोग मर रहे थे, हालात और ख़राबी हो सकती थी, मुझे लगता है कि यह युद्ध विराम हमेशा के लिए होगा। तो ट्रंप साहब, आपके मुंह में भी शक्कर, सच हो ये बात, आप झूठ नहीं बोल रहे, ये भी बात हमें पता है। सुबह 10:38 पर ट्रंप ने ट्विटर पर एक और पोस्ट किया, सीज फायर को फौरन लागू कर दिया। ट्रंप ने लिखा, सीज फायर अभी से लागू होता है, प्लीज़ इसे ना तोड़ें। एक भावनात्मक उन्होंने अपील की। और ईरान और इजराइल सीज फायर मानने को तैयार हैं, तो जवाब है हाँ, सीज फायर के लिए दोनों देश राजी हो गए। ट्रंप के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में ईरान के साथ सीज फायर के लिए तैयार है। हम ईरान के साथ सीज फायर कर रहे हैं, क्योंकि जिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमला किया गया था वो सभी पूरे कर लिए गए हैं। मैंने तो पहले भी कहा है, भाई साहब प्रसाद बांटो, काम आपका ख़त्म हो गया, तो खुशियाँ मनाओ, ढोल बजाओ, डांस करो, ठुमके लगाओ। नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी, अगर ईरान ने सीज फायर तोड़ा तो इजराइल भी जवाबी हमले करेगा। अब एक दूसरे को धमकी मत दो यार। इजराइल के बाद ईरान ने भी सीज फायर का ऐलान किया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी किया, ईरान ने दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया।
हालांकि पहले ईरान ने सीज़ फायर को मानने से इनकार कर दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने कहा था, ये इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले रोक देगा, ईरान हमले नहीं करेगा। अब एक ये ट्वीट भी है उनका, एज ईरान हैज़ रिपीटेडली मेड क्लियर इजराइल लॉन्च्ड वॉर ऑन ईरान, नॉट द अदर वे अराउंड। एज ऑफ नाउ देयर इज नो एग्रीमेंट और एनी सीज फायर ऑन cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iran people. तो ये उन्होंने कहा। इसके कुछ ही देर बाद इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, वो हम आपको बता चुके हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल बुशरबा शहर पर भी गिरी और उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। अब ईरान ने किसी भी हमले से इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि ट्रंप के ऐलान के बाद मिसाइलें दागी थी, जिनमें से ज़्यादातर मिसाइलों को ईरान ने मार गिराया है। अब ये अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है कि ये मार गिराई गई हैं। सिर्फ एक मिसाइल बची थी जो बुशरबा पर गिरी, हालांकि इस हमले में कोई हताहत हुआ नहीं है। अब ये 24 जून को जो मिसाइल गिरी उसका वीडियो भी जारी किया। ईरान और इजराइल सीज़ फायर के लिए मान क्यों गए? असल बात ये है, यहाँ से पर्दे के पीछे की कहानी शुरू होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का पूरा क्रेडिट खुद को दिया, वे मानते हैं उन्हीं की वजह से जंग खत्म हुई है। हालांकि इसके अलावा सीज़ फायर की और भी बड़ी बड़ी वजहें हैं। जंग के मैदान में अकेले पड़े ईरान और इजराइल जंग में अकेले पड़ गए थे दोनों। ईरान को रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने समर्थन किया, बयान जारी किया, लेकिन किसी ने सैन्य मदद नहीं की। हूती, हिजबुल, हमास भी इतने कमज़ोर पड़ गए कि ईरान के लिए खड़े नहीं हुए, बैठे रहे। वहीं इजराइल की मदद के लिए अमेरिका आगे आया, लेकिन सैन्य मदद नहीं दी, जिस तरह गाज़ा में मदद की थी। हालांकि 22 जून को अमेरिका ने ईरान की परमाणु लेबॉर्ट्रीज पर B-2 बम से हमले जरूर किए थे। जंग में दोनों तरफ तबाही। 13 जून से 24 जून तक ईरान में जंग के कारण 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 5000 से ज़्यादा घायल हो गए। इजराइल में करीब 28 लोग मर गए, 3000 से ज़्यादा घायल हो गए। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, बुशरबा और हाइफा पर समेत कई शहरों पर हमला किया। ईरान के हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर, रिहायशी इमारतें, हॉस्पिटल, सरकारी दफ्तर तबाह हो गए। वहीं इजराइल ने ईरान पर नातांज, फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री पर हमला किया। साथ ही कई ईरानी शहरों को निशाना बनाया और कई सैन्य अफसर भी मारे गए। करीब 25 से 30 लोगों, जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी जानें चली गई। हमला करने का मकसद पूरा हो गया। भाई साहब, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। आप अब चुपचाप बैठ जाओ, मेरा ये कहना है। ये निजी तौर पर बात कर रहा हूँ मैं। ट्रंप के सीज़ फायर के ऐलान के बाद नेतन्याहू और इजराइल सेना के बयान जारी कर दिए गए हैं। ईरान पर हमला करने का मकसद पूरा हो गया है। थैंक यू भाई साहब, इजराइल थैंक यू। हमें सिर्फ ईरान को परमाणु हथियार बनाने को रोकना था, रोक लिया, बात पूरी हो गई। अब ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद हो गया है। बंद नहीं हुआ भाई साहब, चालू रहेगा। वहीं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है ईरान ने दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये तो वहम है आपका, आप अपना वहम पाल के रखो, खूब उसको रोटी पानी खिलाओ, बर्फ़ी खिलाओ, लड्डू पेड़े खिलाओ। अपने वहम को छोड़ना मत, छोड़ोगे तो दिक्कत आपको होगी, हमें नहीं होगी। तो आप अपना वहम पाल के रखो। अन्य देशों का दबाव। वैश्विक स्तर पर G7 समिट में कई देशों ने ईरान और इजराइल को जंग खत्म करने को कहा। भारत, सऊदी अरब, कतर, UAE, कनाडा, रूस, चीन, ब्रिटेन समेत कई देशों ने इजराइल से हमले रोकने और जंग खत्म करने का दबाव बनाया। अब विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देखिए, हर आदमी लड़ाई से बचना चाह रहा है। 12 दिन की जंग के बाद ईरान और इजराइल सीज़ फायर कैसे पहुंच गए? अब CNN व्हाइट हाउस के एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से लिखा है कि 23 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक कहा हम शांति बहाल करने जा रहे हैं, ईरान से बात करते हैं। इसके बाद नेतन्याहू को सीज़ फायर के लिए मनाने का जिम्मा खुद ट्रंप ने उठाया। वहीं ईरान से बात करने के लिए एक टीम बनाई गई, उसमें उपराष्ट्रपति JD वेंस थे। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। ट्रंप ने अधिकारियों से कहा बीबी को फ़ोन मिलाओ। बीबी नेतन्याहू का निक नेम है। अब वो बीबी हिंदुस्तान वाली बीबी नहीं है भाई साहब,
कहीं आप कहो ए जी क्या कर रहे हो, खाना तैयार है आ जाओ, तो ये वो वाली बीबी नहीं है, ये बीबी नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू का निकनेम है ये। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। नेतन्याहू इस शर्त पर सीज फायर के लिए तैयार हो गए कि ईरान और हमले ना करे। ईरान के साथ सीज फायर पर बात करने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्पेशल डिप्लोमेट स्टीव विटकॉफ की टीम ने प्लान बनाया। असल बात ये है, इसके लिए कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ट्रंप से फ़ोन पर बात की, ईरान को सीज फायर के लिए राजी करने को कहा। इसके बाद जेडी वेंस ने कतर और ईरान की बातचीत को व्हाइट हाउस से कोऑर्डिनेट किया। कतर ने ईरान को सीज फायर के लिए राजी किया। फिर 24 जून की सुबह ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। तो ये असली श्रेय जो है इन तीन लोगों को, और ईरान की कतर के जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी है, ये धन्यवाद उनको जाता है। और कतर ने पहले भी 5 बार सीज फायर विभिन्न अवसरों पर करवाने का भरपूर कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए हैं, सिवाय यूक्रेन और रूस को छोड़कर। अब सीज फायर का मतलब क्या है? दोनों देश अब हमला नहीं करेंगे। इसका जवाब ये है, विदेशी मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर है पाशा साहब, वो कहते हैं ट्रंप की घोषणा के बाद सीज फायर तो हुआ है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक रहेगा। अमेरिका की सीज फायर की घोषणा से इजराइल ईरान खुश नहीं लग रहे। दोनों ने कहा अगर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। हालांकि सीज फायर लागू होना और बरकरार रहने में फ़र्क है। अब जेएनयू के इंटरनेशनल स्टडीज़ के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं मिस्टर राजन, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के बयानों से लगता है कि उनकी दोनों देशों से बातचीत हुई है, जिसके बाद सीज फायर की स्थिति बनी है। हालांकि ईरान और इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया है, लेकिन सीज फायर को माना जाए तो यह दोनों देशों के हितों में हो सकता है। तो मेरा कहना है राजन भाई साहब, ये पूरे विश्व के लिए हितकर होगा अगर दोनों देश मानते हैं तो। दोबारा जंग होने की आशंका पर राजन साहब कहते हैं कि युद्ध विराम की क्या शर्तें हैं यह अभी तक किसी को नहीं पता। अभी बस यह तय हुआ है कि दोनों देश हमले नहीं करेंगे। यह युद्ध विराम पूरी तरह से सफल होगा या नहीं, यह कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गाजा में अभी भी संघर्ष जारी है। वहीं ईरान इजराइल में अभी कोई समझौता नहीं हुआ, आगे बातचीत होगी या नहीं यह पता नहीं है। अब इसमें सीज फायर के बाद आयतुल्लाह खमैनी साहब ने हमला नहीं होगा। अब 16 जून को नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को मारकर जंग खत्म हो जाएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब इसमें राजन साहब जो कहते हैं इजराइल का अल्टीमेट गोल ईरान से सत्ता परिवर्तन ही था। वह ईरान के आखिरी शासक मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे रेजा पहलवी को ईरान का शासक बनाना चाहता था। इजराइल उनके संपर्क में भी है। अब राजन साहब बताते हैं इजराइल को शायद समझ आ गया था कि बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए खमेनी को नहीं मारा जा सकता, इसलिए अभी वे सीज फायर के लिए मान गए। लेकिन भविष्य में अगर इजराइल को मौका मिला तो वह फिर से खमेनी को मारकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेगा। वहीं खमेनी जल्द से जल्द अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात सोच रहे हैं, इसके लिए उन्होंने काम भी किया है। अब ये कमेटी बना दी है उन्होंने अपना वारिस चुनने के लिए। अब सीज फायर के बाद ईरान के परमाणु प्रोग्राम का होगा क्या, ये तो बताओ भाई साहब। इसके बारे में तो पता नहीं लग रहा। ईरान कह रहा हम तो रोकेंगे नहीं। तो इसमें ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल और अमेरिका के हमले से हुए नुकसान को ठीक किया जा रहा है। मतलब उन्होंने जो बिगड़ा था उसको ठीक करना शुरू कर दिया, जो तोड़फोड़ हुई थी उसकी मरम्मत कर रहे हैं। अमरीकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज़ में मिडल ईस्ट प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं रोज मैरी कैलानिक। उनके मुताबिक अमेरिका हमले से ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इन हमलों में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी ख़त्म हो गई होगी तो वह तेज़ी और ज़्यादा ताकत से इसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। साइकोलॉजिकल ये बात बिल्कुल उचित कही गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में
इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर एंथनी बुर्के के मुताबिक ईरान के पास अभी परमाणु हथियार बनाने के दो रास्ते हैं। पहला, यूरेनियम संवर्धन का काम जारी रखे और रूस या नॉर्थ कोरिया से परमाणु विस्फोटक डिजाइन प्राप्त कर ले। दूसरा है, रूस इजराइल को अपने कुछ हथियार भेज सकता है। अभी भेजे नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि वो भेजेगा भी नहीं। ईरान के साथ जंग खत्म होने से नेतन्याहू पर असर क्या पड़ा है? अब राजन साहब का मानना है कि ईरान के साथ संघर्ष में नेतन्याहू को वोट बैंक बढ़ेगा, जैसे मोदी साहब का बढ़ गया था। अब दो घटनाएं हुई और मोदी साहब का वोट बढ़ गया और मोदी साहब ने उनकी शहीदी पर वोट भी मांगे बेशर्मी से। ऐसे वो भी मांग लेंगे। ये सारे के सारे विश्व के लीडर जो है वो एक दूसरे को पूरक होते हैं उनके। तो उनका कहना है कि ईरान के साथ संघर्ष में नेतन्याहू का वोट बैंक बढ़ेगा। इजराइल में नेतन्याहू के विरोध में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था। वह सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका लोगों ने विरोध किया। अब लोगों को लगेगा अगर हमने कोई बचा सकता है तो वो नेतन्याहू हैं। मतलब वो इजराइल के सबसे बड़े देवता बन गए यहूदियों के। उनका वोट बैंक बड़ा है। वहीं पाशा साहब की राय अलग है। वो कहते हैं नेतन्याहू का भविष्य अब अनिश्चित है। 75 साल के हो चुके भाई साहब, उन्हें अब अपनी जान की फिक्र करनी होगी। ईरान परमाणु बम बना रहा यह कहकर नेतन्याहू ने उस पर हमला किया। अब इसकी जांच होगी। इजराइल के यहूदी उनसे पूछेंगे सत्ता में रहने के लिए देश को इतना नुकसान क्यों करा दिया। भाई साहब जवाब दो, जवाब देना पड़ेगा आपको। अब आप ऐसा नहीं है कि जनता को बेवकूफ़ बनाओगे। बेवकूफ़ जनता नहीं बनेगी, चाहे वो देश इजराइल हो, ईरान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर हिंदुस्तान हो। अब हिंदुस्तान में अंधभक्त तो पैदा हो गए। रोटी भी दे रही है सरकार, 85 करोड़ लोगों को दे रही है। अंधभक्ति में दिमाग की आँखें, दिल की आँखें खोल दी, दिमाग की आँखें बंद कर दी। और मोदी साहब तो चाहते हैं कि मेरे रहने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे आशिक जो मुझे वोट देते हैं वो अपने दिमाग की बत्ती बंद रखें। अगर बत्ती खोली तो ईडी, सीबीआई, आईटी आ जाएगी। तो भैया दिमाग की बत्ती को मत जलाओ, 0 वाट का भी बल्ब मत लगाओ, सारे बल्ब दिमाग के उतार दो और दिल के बल्ब जारी कर दो। और वैसे भी इमोशनल ब्लैकमेलर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में अगर कोई नाम है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। महिलाओं को बहकाने, फुसलाने और अपने पक्ष में वोट करने की कला जो ये आदमी जानता है, पूरे विश्व में इसका कोई सानी नहीं है। सिर्फ एक है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो भी झूठ का मुकाबला होता है दोनों नेताओं में। कौन सबसे ज्यादा अपनी जनता को बहकाएगा, कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। जो कंपटीशन जीतेगा उसको शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा दोनों अपने मन में मान रहे हैं। अरे भाई साहब दोनों पंगा लेते हैं, फड्डा लेते हैं। कोई कहता है मैं यूक्रेन को 24 घंटे में रोक दूंगा, कोई कहता है मैंने रोक दिया। और वो जो सीज फायर एक्सपर्ट है डोनाल्ड ट्रंप, उसको वहम हो गया है कि दुनिया उसके कहने पर चलती है। ऐसे ही हमारे मोदी साहब को वहम हो गया है कि वो विश्व गुरु हैं। दरअसल वो देश में भी गुरु नहीं है। उनके काम ही ऐसे निकम्मे काम है, कुकर्म है। वो जो करते रहते हैं, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलते हैं। देश की तरक्की हो नहीं रही, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा में पैसा लग नहीं रहा और स्वास्थ्य सेवाएं निर्बल होती जा रही हैं। तो मेरा मानना ये है, ये झूठ की गठरी को बांध के कहीं समुंदर में फेंक दो ताकि देश की तरक्की हो। अगर आप चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका एहसास आपके साथ रहे तो आप इन कुकर्मों को छोड़ो। नेहरू को कोसना छोड़ो, इंदिरा गांधी को कोसना छोड़ो, राजीव गांधी को कोसना छोड़ो और
राहुल गांधी की जासूसी भी छोड़ो, देश की मेहनत करो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो, देश का नाम करो और देश के अर्थतंत्र को दो व्यापारियों के चरणों में ना लुटा दो, तभी देश तरक्की करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इतनी बेबाक आपको विचार कहीं नहीं मिलेंगे सिवा हमारे चैनल के। हम अपनी बात को बड़ी बुलंदी और प्रखरता से कहते हैं, हम किसी से नहीं डरते। साफ गोई, निष्पक्ष, ईमानदारी से बात करना, ये भी अपने आप में सभी लोगों के लिए ये मुहैया या सक्षम नहीं होते, परंतु हमारा चैनल ये है जो बिल्कुल निडरता, बेबाकी से अपनी बात को रखता है। आपको पसंद आ रही है तो भी ठीक, नहीं पसंद आ रही तो जो बातें नहीं पसंद आ रही भाई साहब वापस दे दो, हम ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी नाक नीची नहीं होगी। हम जिस बात में कहें उसी बात में तब्दीली ला सकते हैं। शर्त एक है, मेरे देश का नाम ऊंचा रहना चाहिए, मेरा देश तरक्की करना चाहिए, इसके सिवा दूसरी कोई कामना इस उम्र में हम नहीं करते। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपके विचार हमसे मेल खाते हैं या विरोध करते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।